ठीक है, तो क्लास का आगाज करते हैं। तो आज हम बेसिकली रिएक्ट को दोबारा से रिव्यू करेंगे, जो जो हमने चीज़ें पढ़ी थी, जो जो काम किया था, ठीक है। और जिसको जहाँ पे इश्यू हो मुझे रोक के पूछ लो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जैसे कि रिएक्ट में हमने सुना था, पढ़ा था कि ये क्यों इस्तेमाल होती है, तो जहाँ पे हमें डेटा का फ्लो ज़्यादा चाहिए होता है, सही है। रिएक्ट का मेन मकसद ये है। इंस्टॉल करने में आई थिंक अब तक तो किसी को कोई मसला नहीं है, रिएक्ट इंस्टॉल हो जाती है, npm स्टार्ट से चल जाती है। कौन सा? हाँ, वो अब देखो इसमें 2-3 तरीके हैं। बड़ी बात है, इसमें क्लियर चल गया। इसके 2-3 तरीके हैं। एक कभी कभी npx के थ्रू कोई एरर कर देता है, तो आप उसको npm इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट अप करें तो इंस्टॉल हो जाती है। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इसके फाइल स्ट्रक्चर से, दोबारा थोड़ा जल्दी जल्दी 5 मिनट में देख लेते हैं। अगर आपको याद हो तो आपने देखा था कि हमारे पास ये कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं जो रिएक्ट की आप इंस्टॉल करते हैं हमें मिल जाती हैं। सबसे पहला नोड मॉड्यूल्स है, और नोड मॉड्यूल्स के अंदर हमारे पास जो भी हमारी लाइब्रेरीज है यहाँ पे सेव होती है। उसके बाद पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारे पास इंडेक्स एचटीएमएल होती है। भी सीखेंगे इसमें क्या क्या हम चेंजेस करते हैं या क्या चीज़ हमें चाहिए इसमें। उसके बाद एसआरसी हमारी मेजर रिएक्ट का फोल्डर है, जहाँ पे हमारे पास ज़्यादातर रिएक्ट का काम होता है, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो फाइल है रिपोर्ट वेब वाइटल्स, ये अभी आप लोग किसी काम की नहीं है। जो इस्तेमाल होती है आप लोगों का एक स्पेशल टाइप की एप्लीकेशन है जिसे हम प्रोग्रेसिव वेब ऐप कहते हैं। प्रोग्रेसिव वेब ऐप में क्या होता है कि आपके मोबाइल के अंदर एक आइकन आ जाता है आपकी वेबसाइट का, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए अभी हो ना हो इसमें कोई फर्क नहीं है। तो सबसे पहले हमने एक चीज देखी थी कि हम क्या करते थे कि हम ये सारा कोड क्लीन कर देते थे और यहाँ पे हम सब कुछ मिटा देते थे, ठीक है। अब सबसे पहले तो कंपोनेंट हमने देखा कि कंपोनेंट और कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शंस 2 तरह के बनते हैं। दो तरह के कंपोनेंट्स आपके पास पाए जाते हैं। पहला कंपोनेंट आपका है जो फंक्शनल कंपोनेंट हमने पढ़ी है आज तक, ठीक है। वो एक जावास्क्रिप्ट का सिंपल फंक्शन होता है, और हमने एक चीज पढ़ी थी कि इसका नाम हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। कैपिटल में नहीं होगा तो आपके पास एरर आएगा। उसके बाद ये हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, रिटर्न करना लाजमी है, इसके बगैर आपके एरर देगा। और यही सेम केस रिटर्न के अंदर हर स्टेटमेंट पे ही फॉलो होता है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट उसके अंदर लिख रहे हैं, कोई फंक्शन लिख रहे हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन रिटर्न करना उसका लाजमी है। थोड़ी देर में देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये जो है ये क्लास कंपोनेंट कहलाता है, ठीक है। इसका काम बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे फंक्शनल कंपोनेंट का, लेकिन ये सिर्फ क्या इस्तेमाल करता है, जावास्क्रिप्ट क्लासेस। जावास्क्रिप्ट क्लासेस क्या होती है, सिंपल बहुत ज्यादा फंक्शंस को एक आपके रैपर में कलेक्ट कर लेती है। होता क्या है कि आपके फर्ज करेंगे ये काम 2 चीजें करती हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट भी कर लेता है, ऑब्जेक्ट सबको याद है, आपका ऑब्जेक्ट भी कर लेता है, और दूसरा काम करता है क्लासेस। क्लासेस बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाने का एक यूनिवर्सल तरीका है। फर्ज करें कि आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है। अब गाड़ी के अंदर पता है कि चेसिस है, इंजन है, या आपको सबको पता है, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज यूनिक होती हैं। अब जैसे टोयोटा की गाड़ी है, होंडा की गाड़ी है, जिसमें कुछ ब्रांड नेम्स अलग होते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस तो सेम है। जैसे कि इंजन सब में होगा, चेसिस सब में होगा, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर सब में होगा, गाड़ी का कुछ कलर होगा, ये सारी चीजें क्या है, ये सेम है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। हम कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेते हैं क्लास में, या ये हमें चाहिए होंगी, और फिर हम उसमें से न्यू ऑब्जेक्ट्स बनाते जाते हैं। देखिए मुझे एक होंडा सिविक चाहिए,
तो मैंने उसको जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए थी मैंने वो पास की और मुझे आउटपुट क्या देता है ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक बन जाता है। तो ये इसमें बहुत ज्यादा आप इसको यूज कर सकते हैं। जावा ये पूरा एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी जितना भी काम हो रहा है वो फंक्शनल की तरफ आ गया, क्योंकि फंक्शनल अप्रोच ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट क्लासेस। अगर आप इसको फिर भी अगर आप सर्च कर लेंगे जावास्क्रिप्ट क्लासेस तो आपको अच्छा खासा इसमें मैटर मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा समझ लेंगे जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं उसके अगेंस्ट में ये एक चीज होती है। अब यहाँ पे देखेंगे वो क्या कर रहा है, एक क्लास बना रहा है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें जावास्क्रिप्ट का कोड है, ज्यादा बेटर है कि मैं यहीं पे बना देता हूँ एक क्लास प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये रही क्लास। अब देखिए यहाँ पे वो क्या रहा है, अब आपको पता चल रहा है कि रिएक्ट को क्लास जो एचटीएमएल क्लास होता है वो काम क्यों नहीं करता। वो काम इसलिए नहीं करता कि जावास्क्रिप्ट का ये फंक्शन है क्लास, ये कीवर्ड है बेसिकली। अब वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक क्लास कैसे बनाई जाए, इस वजह से ये आपके पास काम नहीं करता। तो आप लोग रहते हैं ये चल क्यों नहीं रहा, बात से समझ आ रही है। इसके अलावा क्लासेस में क्या होता है कि क्लासेस में आप बेसिकली फंक्शंस बनाते जाते हैं अपने यूज केस के लिए। आप क्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस ले जाते हैं, अब वो उस क्लास का हिस्सा बन जाता है। ये बेसिकली हम इसको पहले चला के देखते हैं ये वाला कोड करता क्या है, तो आपको थोड़ा समझ आए करना क्या होता है। सबसे आसान तरीका हमें पता है क्या कैसे होगा, कंसोल के थ्रू। अगर हम कंसोल को ऊपर ले आए तो हम कौन सी क्लास बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं आर। इस कंस्ट्रक्टर में हम आते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या है, हमने एंटर किया, हमारी क्लास बन गई कौन से नाम से, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखते क्या होता है। यहाँ पर हमें एक एरर दे रहा है, सॉरी मैंने फिर से पाइथन शुरू कर दिया, ठीक है। तो अभी वो हमारे पास हमारे पास क्या है, अनडिफाइंड है। और अगर मैं होंडा लगा के करूं मेरे पास क्या बना है, तो किसी को नजर आ रहा है, अभी मैं नाम इसको दोबारा चलाता हूं तो इसने क्या आउटपुट दिया है, ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं हमने बनाई क्लास थी तो इससे आउटपुट क्या दिया हमें, क्लासेस जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाने का एक ब्लूप्रिंट है। आप एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि मुझे किस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना है, और आप इसी को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाते चले जाते हैं। आपको जहां जहां जरूरत पड़ रही है आप एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये कैसे मुमकिन है, मैंने होंडा लिखा था लेकिन नीचे देखिए नेम और ये क्या आ रहा है, इनडिफाइंड, क्यों आ रहा है। तो मैं अब बार एक न्यू कार कहता हूं और इसमें मैं नेम पास कर रहा हूं और ईयर इसको पास कर रहा हूं 2018 लेट्स गो। अब मैं अगर होंडा लिखूंगा तो मेरे पास क्या है, होंडा सिविक और ईयर 2018। अब मैं कहता हूं दोबारा मैं इधर ही आ रहा हूं, अब मैं लिखा टोयोटा और यहां पे मैं लिख देता हूं टोयोटा। अब जब मैं इसको क्लीन करता हूं
अब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट बना है उसमें क्या है, एयर। अब आप देखेंगे एक ही चीज है जो क्लास है, एक दफा मैंने बता दी उसको कि एक गाड़ी है, एक कार की क्लास है, उसके अंदर दो प्रॉपर्टी होंगी, एक तो उसका नाम होगा और दूसरा उसकी एयर होगा। अब आप उसमें एयर और उसका नाम बताएंगे और आपकी वो आप फंक्शनैलिटी बनती चली जाएगी। अभी तो जस्ट ये दो वेरिएबल्स इसमें नहीं है, इसके अंदर एक्चुअली फंक्शंस होते हैं। क्लास का मेजर काम ही क्या है कि फंक्शंस को सेव करना, ठीक है। जैसे कि ये हमारा है, पहले इसमें एक फंक्शन तो हमेशा होगा, ये क्या है, ये एक फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन का नाम क्या है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो हर क्लास में लाजमी होता है। आप इसको खाली छोड़ सकते हैं लेकिन ये होगा लाजमी, इसको नहीं लिखेंगे फिर भी जावास्क्रिप्ट इसको कंसीडर करेगा कि इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है, लेकिन आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया। तो ये कंस्ट्रक्टर करता क्या है, कंस्ट्रक्टर आपसे वो वैल्यूज देता है जिस पर नया ऑब्जेक्ट बनाना है, सही है। अब जैसे कि मैं पहले इसमें क्या ले रहा था, नाम और एयर, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर। आपको दूसरा कोई फंक्शन बनाना है, आप उसका नाम लिखें और आपका एक नया कंस्ट्रक्टर, ये आपका फंक्शन बन जाएगा। अब एक काम कर लेंगे, इसमें console.log this और हम यहां पे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा वो एरर दे रहा है कि हमने पहले भी इसको यूज किया हुआ है, तो हम इसको दे देते हैं न्यू, अच्छा क्लास। अब क्लास का जो आपके पास कंस्ट्रक्टर का पहला लेटर जो है नीचे क्या होता है, कैपिटल। ये चीज कहां से आई है, ये क्लासेस में से ही आई है। जब भी आप क्लास का नाम लिखते हैं तो उसका हमेशा पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होगा। ये इसकी कन्वेंशन है, वैसे ये स्मॉल भी करेंगे तो बन जाता है, इसमें इतना नहीं होता, लेकिन ये कन्वेंशन है कि आप हमेशा इसको कैपिटल रखते हैं। अब हमारे पास न्यू कार आ गई, तो हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसमें हम न्यू। अब ये न्यू कीवर्ड जो है मुझे सबको दिख रहा है, किसी को शुद्ध नहीं हो रहा। ये जो न्यू है ये बता रहे जावास्क्रिप्ट को कि मुझे क्या करना है, नया ऑब्जेक्ट बनाना है। तो जब मैं इसको न्यू करके न्यू कार करूंगा तो उसको पता है कि मुझे इस क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाना है। अब अगेन मैं इसमें क्या दूंगा, एक नाम दूंगा, आई क्लास, और मैं इसमें एक एयर दे दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास एक नया ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब जरा मैं ऑब्जेक्ट में देखूं क्या सेव हुआ है, वही डेटा सेव हुआ है जो मैंने उधर पास किया है, तो जगह मेरा एक नया। अब इसको गौर करें, ये जो ओबीजे है, ये ओबीजे एक ऑब्जेक्ट है, ये वो क्लास नहीं है। क्लास का नाम क्या है, न्यू कार। अब आप इसे न्यू कार को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं कोई और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, इसका नाम आप ओबीजे रख दें, लेकिन ओबीजे खुद एक अब ऑब्जेक्ट है और कुछ भी नहीं है, सिंपल ऑब्जेक्ट जैसे आप बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसका क्या फायदा है, अगर आप अब इसको लिखें ओबीजे, ठीक है, तो यहां पर एक फंक्शन है गेट कंस्ट्रक्टर। ये फंक्शन कहां से आया है, ये हमने बनाया है, राइट। हम इसको एग्जीक्यूट करें, हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, हमारा खुद का ऑब्जेक्ट। ये मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि जब आप कंस्ट्रक्टर, ये एक स्पेशल फंक्शन है, ठीक है। इस कंस्ट्रक्टर में ये आपने कीवर्ड पढ़ा दिस, ये सवाल उठता है ये दिस क्या है। ये दिस जो होता है ये इस क्लास के वेरिएबल को डिफाइन करता है। ये जो मेरी क्लास है इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, ये दिस इसको डिफाइन करता है। तो ये हमेशा कंस्ट्रक्टर के अंदर जब आप कहते हैं दिस डॉट नेम,
इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट की वेरिएबल्स। दिस डॉट नेम का क्या मतलब है कि जब आपका नया ऑब्जेक्ट बनेगा उस वक्त जो इसके अंदर वेरिएबल होगा ये सिर्फ उसकी बात कर रहा है, उसके बाहर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा, आप अगर मैं कहूँ कि यार इसमें मुझे करना है इंजन परफेक्ट, अब मैंने क्लास को कॉपी किया और मैंने एंटर मारा, दोबारा से एरर आएगा क्योंकि ये बोल रहा है कि मेरे पास क्लास ऑलरेडी मौजूद है। तो हमने इसको जरा कैसे चल गया, मैंने पेज रिफ्रेश किया तो वेरिएबल फ्लैश हो गए। तो क्लास कार है, तो कार 1 इट इज इक्वल्स टू न्यू कार, अभी मैं फिलहाल से कुछ भी नहीं दे रहा, कार 1। अब जरा कार 1 मैंने किया तो इसके अंदर देखिए एक वेरिएबल पहले से आ गया है, और वो वेरिएबल कौन सा है, कार डॉट। अब कार 1 डॉट अगर मैं इंजन करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये मैंने तो डिफाइन नहीं किया, ये कहां से आया, क्लास के अंदर से आया है। कुछ वेरिएबल्स होते हैं इनको हम कहते हैं क्लासेस में, इनको हम कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये जो पूरी क्लास में कॉमन होते हैं। आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें ये वाला वेरिएबल मौजूद होगा, उसके बाद ये दिस डॉट नेम करके जो वेरिएबल डिफाइन होगा ये उस ऑब्जेक्ट का मखसूस होगा। जैसे कि अब मैंने इसको बनाया कि भाई कार 1 मैंने बना ली थी, अब मैं कार 2 बनाता हूँ, न्यू कार, और इसका मैं नाम दे देता हूँ BMW 2022। ठीक है, तो अब मैं कार 2 में जाऊंगा तो मेरा जो नया ऑब्जेक्ट बना है इसके अंदर इंजन भी है, नेम भी है और एयर भी है। ठीक है, लेकिन मेरे पास कार 1 जो था उसके अंदर ही 3 वेरिएबल है लेकिन उनकी वैल्यू अलग है, लेकिन जो इंजन वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू सेम है। ये बेसिकली आपकी क्या है, क्लासेस। आपको इसके क्लासेस जो है ज्यादातर जो जावा है, मैंने पहले शायद बताया था, तो जावा जो लैंग्वेज है जावा, उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। क्लासेस एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। क्लासेस का मकसद क्या होता है कि आप कोड ऐसा बनाएं तो उसको बार बार रीयूज कर सकें। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो रिएक्ट कंपोनेंट का है कि आप एक दफा कंपोनेंट बनाएं, उसको आप क्या करें, बार बार रीयूज करें, लेकिन उसकी वैल्यू बदलते रहें। ठीक है, अब यहां पर हम उसकी वैल्यू कैसे बदल रहे, न्यू ऑब्जेक्ट बनाकर। अच्छा, ये भी अभी याद आएगा, हमने क्लासेस का थोड़ा देखा नहीं है, तो अभी मैं जब खोया मुझे याद आएगा क्लासेस नहीं पढ़ी जब मुझे कंपोनेंट हुआ। आपको पता होना चाहिए कम से कम कि ये चलती कैसे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो क्लास बनाई थी उसको हम थोड़ा समझते हैं। अब ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आपको समझ आ रहा है क्या है, सही है, ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। उसके बाद क्लास कार, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं कर रहा था क्लास कार। उसके बाद क्या है, एक्सटेंड्स कंपोनेंट्स। ये एक्सटेंड का कीवर्ड क्या कर रहा है, देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि 4 पैराडाइम है ऊप के। ऊप क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आप गूगल पे जाके कहीं पे लिखेंगे OOP तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट। सही है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट उनकी अलग दुनिया है। ये लोग क्लासेस में काम करते हैं, ठीक है। अब उनको फंक्शन बनाना है तो क्या कहते हैं कि क्लास के अंदर फंक्शन बना, उसको वो लोग मेथड कहते हैं। मैंने शायद आप लोगों को पहले बताया कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर आपका फंक्शन होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, मेथड। तो वो लोग फंक्शन को नहीं पहचानते, वो लोग किसको पहचानते, मेथड्स को। तो कहते हैं क्लास के अंदर फंक्शन लिखो। वो ऐसा क्यों कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि देखिए क्लास अगर कार है, कार के रिलेटेड जो भी काम है वो किससे होना चाहिए, कार की क्लास में, ताकि कोड आपका जो है वो बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड हो, ताकि मुझे पता है कि अगर कार के हवाले से मुझे कोई फंक्शन चाहिए तो मुझे कहाँ मिलेगा, कार की क्लास में।
फंक्शनल वाले जब आए उन्होंने बोला इतना टाइम नहीं है, वो आते हैं फंक्शन लिखना शुरू करते हैं 2 दिन, जहां पे जो फंक्शन भी इस्तेमाल हुआ उसको कॉल करवाते हैं और फंक्शन चला देते हैं। क्लास मखसूस पहले आपको बनानी पड़ती है, उसमें पहले आप ये सोचते हो कि कौन कौन से वेरिएबल मुझे जिनकी जरूरत पड़ेगी। अब ये कैसे पता लगा मुझे, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंजन, मैंने एक कीवर्ड बनाया, यहाँ पे मैंने इंजन का कीवर्ड बनाया। इस इंजन के कीवर्ड को मैं इस पूरी क्लास में कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल है, ये पूरी क्लास में मुझे मिल जाएगा, समझ गए? तो ये ग्लोबल हो गया। अब मैं इसके अंदर जो भी मेथड्स बनाऊंगा ना, तो उसके अंदर मुझे अगर इंजन का वेरिएबल यूज करना है तो मैं यूज कर सकता हूँ। लेकिन इसी तरीके से जैसे कि ये दिस डॉट नेम है, अगर आप इसकी पूरी क्लास में किसी भी मेथड में दिस डॉट नेम करेंगे तो फर्क क्या है? डॉट नेम और दिस डॉट इंजन में क्या फर्क है? उसमें दिस है, उसमें नहीं है। उससे क्या समझ आ रहा है? इससे समझ आ रहा है कि जब इसका नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो आप वैल्यू दोगे वो दिस डॉट वाले वेरिएबल में आएगी। जिसमें आप वैल्यू नहीं दोगे, जो ऑटोमेटिकली वेरिएबल बने हुए हैं क्लास के अंदर, वो दिस के बगैर आते हैं। जब आप क्लास से कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हो तब कुछ शेयर नहीं होता, ये सिर्फ क्लास बनाने तक ही है। अब देखिए वो क्या कर रहा है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा उसने बनाई है, इसने बहुत सिंपल सी क्लास बनाई है लेकिन कमाल की बनाई है, ठीक है। अब उसको उठा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है इससे। पेज रिफ्रेश किया, अब देखिए बिल्कुल वही क्लास है, इसमें कंस्ट्रक्टर वही है। कंस्ट्रक्टर मैंने बताया कि मेथड है जो कि हमेशा क्लास में होगा। इसी तरीके से रिएक्ट का जो कंपोनेंट होता है क्लास का, इसमें कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर होता है? वेंडर, ये लाजमी होगा, समझ रहे? वहां पे इसको हम क्या कह रहे हैं? कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे इसको क्या कह रहे हैं? वेंडर। दोनों एक ही चीज है, बस नाम बदले हैं, दोनों वो आपके कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही है। देखिए कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्या ले रहा है? नेम और एयर, लेकिन उसकी यहाँ पर एक मेथड भी बना हुआ है एज के नाम का, और वो क्या रिसीव कर रहा है? नंबर, और उस नंबर के साथ वो कुछ मल्टीप्लिकेशन कर रहा है और हमें कुछ वापस कर रहा है। अब देखते हैं जरा क्लास में हो क्या रहा है। मैंने क्लास कॉल कराई, मैंने दोबारा कहा होंडा वार होंडा, अब न्यू आएगा, कार आएगा, तो पहले मैं इसको बोल देता हूँ होंडा सिटी, और दूसरे में इसको क्या दूंगा मैं? उसका ईयर, जो कि फर्स्ट करो 2009। तो मैंने एंटर किया तो मेरे पास वैल्यूज मेरी सेव हो गई। लेकिन अगर आपको याद है तो उसमें एक और फंक्शन था जो भी हमने यूज नहीं किया है, तो वो कैसे होगा? होंडा डॉट एज। अब ये एज का मेथड कहाँ पे आया है? इस होंडा के कीवर्ड में, क्योंकि क्लास में मौजूद था तो मुझे ऑटोमेटिकली मिल गया, ठीक है। इसको मैं कहता हूं 2022। ये इतनी फंक्शन आपको बता रहा है कि गाड़ी कितनी पुरानी है? 13 साल पुरानी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लासेस वर्कआउट करती हैं। इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, और आपके कुछ वेरिएबल्स होते हैं। अब ये तो बात सिंपल थी यहाँ तक। क्लासेस में और क्या होता है? तो ऊप, जैसा कि मैंने कहा ऊप, इसको ऊप ही पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके 4 पैराडाइम है। 4 पैराडाइम्स क्या है? इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, आगे दो मैं भूल गया, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्ट, और एक और है, चलो एब्स्ट्रैक्शन। चलो एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। अभी ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि आपको अगर कोई इंटरव्यू वगैरह करता है ना, सबसे ज्यादा तंगदेरी करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ज्यादा बच्चों को ये पता नहीं होता। ये बेसिकली तरीकेकार है क्लासेस बनाने के, बस नाम पूछता नहीं है, वो बता पूछता है इसका मतलब क्या है। तो पहले पूछेगा कि भाई प्रोग्रामिंग जो है, एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, दूसरी कौन सी है? फंक्शनल आपने इस्तेमाल की,
आप फंक्शन बनाते हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखते हो, फंक्शन को कॉल कराते हो, उसको डेटा पास कराते हो, फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, मतलब वो सारा काम आपने अभी तक किया है, अच्छे से किया। उसके बाद दूसरी प्रोग्रामिंग की तरीके का कौन सा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर है। इसको हम पैराडाइम ऑफ वुड भी कहते हैं, इसको 4 पिलर्स ऑफ वुड भी कहते हैं। इसमें कौन कौन सा है? एब्स्ट्रक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। एब्स्ट्रक्शन क्या कहते हैं? एब्स्ट्रक्शन बेसिकली ब्लू प्रिंटिंग है। इसका मतलब है कि आपने एक क्लास बनाई, अब आपको कुछ डेटा सोर्स बनानी है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है डेटाबेस। अब एक डेटा है, डेटाबेस है, उसके 10 कॉलम है, ठीक है। अब आपको उसको डेटा पास करना है, तो हर बार आपको वो कॉलम्स के नाम लिखने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा कि भाई ये जो मेन वाला कॉलम है इसमें ये सेव कराओ, ये क्लास वाला कॉलम है इसमें ये सेव कराओ, ये एज वाला कॉलम है इसमें ये सेव कराओ। इसी तरीके से फर्स्ट से 10 कॉलम है। अब मजे की बात है, अगर आपने कॉलम के कीवर्ड में थोड़ी सी भी गलती की तो डेटाबेस आपको क्या करेगा? एरर देगा। डेटाबेस कहेगा ये कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने थोड़ा सा कैपिटल वर्ड स्मॉल कर दिया, थोड़ी सी स्पेस दे दिया, डैश लिख दिया, डॉट लिख दिया, कुछ भी गलती करी कॉलम के नाम में, तो एरर आपको फट से आएगा, डेटाबेस क्रैश। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा होता है? एब्स्ट्रैक्शन। आप एक क्लास लिखते हैं, उस क्लास के अंदर आप बेसिकली एक आप मेथड बनाते हैं, जो बेसिकली कंस्ट्रक्टर आपने देखा। कंस्ट्रक्टर आपसे वो 10 वैल्यूज उठाएगा, कहेगा तुम मुझे 10 वैल्यूज दो। वो कॉलम के नाम उसके अंदर लिखे हुए होते हैं, वो सिंपली क्या आपको रिटर्न कर देता है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे उसका कॉलम का नाम, यहाँ पे आपकी वैल्यू, यहाँ पे कॉलम का नाम, यहाँ पे उसकी आपकी वैल्यू। आप वो उठा के किसको फॉरवर्ड कर देते हो? डेटाबेस। ये आपकी क्या होगी? एब्स्ट्रैक्शन या ब्लू प्रिंटिंग। तो पहले से एक खाता बना हुआ, एक फॉर्म बना हुआ है, आप उसको बस भर रहे हो और भेज रहे हो, फिर दूसरा फॉर्म उठा रहे हो, उसको भर रहे हो, भेज रहे हो। तो ये क्या है? आपकी एब्स्ट्रैक्शन। ये एब्स्ट्रैक्शन आपकी मेहनत बचा देती है। आप बार बार एक चीज लिखो सारा शुरू से, उससे अच्छा है कि जस्ट आप उसको वैल्यू दो, वो सारा ऑब्जेक्ट खुद ही बना देगा। उसके बाद क्या है? इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन क्या होती है? इनकैप्सुलेशन ये है, इनकैप्सुलेशन क्या होती है? इनकैप्सुलेशन है आपको कुछ डेटा सेव करना है, ठीक है। डेटा कुछ आपको सेव कराना है। अब आपको ये कहना है कि भाई कुछ डेटा सेंसिटिव है, कैलकुलेशन है, कुछ उसमें वैल्यूज है, वो सेंसिटिव है, नहीं चाहते कि आपके यूजर्स उसको देखें। एग्जाम्पल ले लेते हैं आईसी, ठीक है। आईसी में एग्जाम्स हुए आपके, एग्जाम्स के जो आंसर्स थे, अब हम नहीं चाहेंगे कभी भी कि हमारे स्टूडेंट को पता लगे कि भाई इसका करेक्ट आंसर है क्या। सही है, सिंपल सी चीज है। मैं अपने स्टूडेंट को क्यों बताऊंगा कि मेरा इसका जवाब क्या है, तो टेस्ट लेने का मकसद क्या है? इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होती है कि ये वाले जो आपके इसमें जो आप मेथड बनाते हैं, किसी भी क्लास में अगर आप कोई मेथड बनाते हैं, तो जो उसके अंदर वाले वेरिएबल्स होते हैं ना, वो होते हैं सिर्फ उस क्लास के, वो आप उसको रीड नहीं कर सकते। आप वो मेथड कॉल कर सकते हो, आप वो फंक्शन कॉल कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो वेरिएबल बने हुए हैं वो आप नहीं देख सकते कभी भी। आपको क्लास एरर दे देगी कि मेरे पास तो ये वेरिएबल है ही नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर सेव है। इसको हम क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन, कि आप उसको छुपा रहे हो, इनकैप्सुलेट कर रहे हो, मतलब आप एक कैप्सूल में उसको बंद कर दे रहे हो, बाहर की दुनिया से वो अलग है, आइसोलेटेड है, आप उसको छू नहीं सकते। तो करेक्ट आंसर नॉर्मली आप उस मेथड के अंदर वाले जो वेरिएबल्स हैं आप उसमें उसको बताते हो। आप उस मेथड आपने लगाया हुआ है कि जो स्टूडेंट को मेरे पास आंसर आ रहे हैं, वो मेथड चेक करेगा और रिस्पॉन्स दे देगा कि इसका जवाब सही था या गलत, बस। तो ये क्या हो गई? इनकैप्सुलेशन। तो क्लासेस में इनकैप्सुलेशन बहुत इजीली हो जाती है और बहुत सिक्योरली हो जाती है। क्लास बनाए, क्लास के अंदर आप क्या बनाएंगे? आप एक मेथड बनाएंगे, तो उस मेथड के अंदर आप वेरिएबल्स रख देंगे कि ये वेरिएबल इसका है। आपने 2 तरह के मैचेस यूज करते हुए पढ़ा है, चलो आज इसको भी देख लेते हैं। तो मुझे वार यूज होते हुए करते हुए देखा है, मैंने कॉन्स्ट यूज किया है और मैंने एक और यूज किया है लेट। इनमें फर्क क्या है? सबसे पहले क्या रिलीज हुआ था? वार।
ऊपर नीचे हर जगह कहां पे जो चीज यूज हो रही है वो कौन सी हो रही है, var। इसके बाद क्या यूज हुआ, const। इसको हम कहते हैं म्यूटेबल ग्लोबल लोकल। आपको म्यूटेबल का मतलब है कि कोई एक वेरिएबल आपने डिफाइन किया, आपने बाद में उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी कहीं पर, तो ये क्या हो गई, म्यूटेबल, यानी कि चेंजेबल, वो चेंज हो सकता है। ग्लोबल, आप फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल डिफाइन करें, ठीक है, और उसको फंक्शन के अंदर कॉल करा लें, आपका फंक्शन के अंदर कॉल हो जाएगी। लोकल, वही वेरिएबल फंक्शन के अंदर वार करवा ले तो आपको वो फंक्शन के बाहर नहीं मिलेगा, इसको हम क्या कहते हैं, लोकल स्कोप। और यही काम किससे हो जाता है, वार से। लेकिन वार जो है ये थोड़ा बहुत ज्यादा जेनेरिक एक मेथड है, मतलब सब काम एक ही कर रहा है, तो इसमें गलती की गुंजाइश ज्यादा है कि आप ग्लोबल वेरिएबल दोबारा से डिफाइन कर सकते हो। प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आपने कोई ग्लोबल वेरिएबल बाहर डिफाइन किया है, उसको आपने दोबारा किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया, तो वो जो फंक्शन के अंदर वाला वेरिएबल है वो ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है, तो आपका डेटा एक तरह से एक्सपोज हो गया। उसके बाद उन्होंने रिलीज किया कॉन्स्ट। कॉन्स्ट जो है इसको हम कहते हैं इम्यूटेबल ग्लोबल लोकल। अब ये इम्यूटेबल का ये क्या है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब है आपने पहली दफा एक कॉन्स्ट डिफाइन कर दिया, ये उसके बाद चेंज नहीं होगा। इसमें एक दफा आपने वैल्यू सेट कर दी तो दूसरी दफा ये चेंज नहीं हो सकता। पाइथन में इसको हम टपल कहते हैं और जावास्क्रिप्ट में हम इसको कॉन्स्ट कहते हैं। और ये बस एक बात याद रखें, बिल्कुल वार ही है लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। इसको ख्याल कीजिएगा, आप कोई भी बड़ा सा कोड लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट में यानी कि रिएक्ट में, तो गलती से कॉन्स्ट यूज कर लिया और कॉन्स्ट कहीं पे उसी कंपोनेंट में आप कहीं पे बदल गया तो आपको ना एक बड़ी लंबे से एरर की लिस्ट आएगी, तो इसमें आपको कम से कम ना 3-4 घंटे लग जाएंगे फिर ये समझने में कि अच्छा मैंने कॉन्स्ट यूज किया था इस वजह से ये एरर आ रहा है, आपने और कोई गलती नहीं की होगी। ठीक है, क्योंकि मसला ये है कि जब आप कोड को 10 दफा पढ़ेंगे आप बोलेंगे मैंने कोई गलती की नहीं है, पता नहीं क्यों एरर दे रहा है। वाकई आपको कोड फील्ड आपको दिखाएगा कि भाई कोई गलती नहीं है, सारा कोड प्रॉपर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी एरर आ रहा है। उसकी वजह क्या होगी कि आपने कॉन्स्ट की वैल्यू चेंज करने की कोशिश की तो आपको एरर दे रहा है। आखिरी कौन सा है, लेट। ये म्यूटेबल होता है और ये लोकल वेरिएबल होता है। अब लेट उन्होंने खसूसन एक नया एक डिक्लेरेशन, उसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं नॉर्मली, क्योंकि कोई ना कोई वेरिएबल बनाता है, डिक्लेयर करता है। तो लेट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सिर्फ लोकल स्कोप पे। इसका मतलब है अगर आप किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं जो उसी फंक्शन के अंदर रहेगा तो आपको वो किसके साथ करना चाहिए, लेट। अगर आप कोई ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं आपको किसके साथ करना चाहिए, var। ऐसा कोई वेरिएबल है जैसे एक की है, आपको पता है ये की चेंज नहीं होगी। एक पासवर्ड है, आपको पता है ये पासवर्ड पूरे एप्लीकेशन में चेंज नहीं होगा। तो एक पाथ है, तो मेरे उस फोल्डर में इमेजेस पड़ी है, आपको पता है ये चीज चेंज नहीं होगी, तो आप वो किसमें रखें, कॉन्स्ट में रखें। तो ये थोड़ा सा इसकी सिंपल हिस्ट्री है। अब आते हैं इनहेरिटेंस पे। इनहेरिटेंस आप देख रहे हैं लेकिन आपको पता ही लग रहा है कि आपकी आंखों के सामने है, तो किधर है, इस लाइन में गौर से पढ़े। क्लास एप एक्सटेंड्स कंपोनेंट। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। एक आपका फंक्शन है, आप उसको बढ़ा रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, वसी करना। तो क्लासेस की एक क्वालिटी है कि आप एक क्लास को इनहेरिट कर सकते हो दूसरी क्लास में, इनहेरिटेंस। आपकी क्लास बनी हुई है कार, ठीक है, इसका एक बहुत इजी एग्जांपल है कार का। तो एक क्या नहीं, इसको देखते हैं थोड़ा अलग है। इसका तो एग्जांपल देखते हैं, जेएस क्लास इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर हम लोग, हाँ ये रहा, W3 स्कूल में सब पढ़ा तो मैं खामखा टेंशन लेते हो।
अब जरा इसको देखें, बड़ा अच्छा मैंने काम किया है, बहुत आसान काम किया है, एक्सप्लेनिंग में बड़ा आसान है। अभी मैंने 2 क्लासेस बनाई है। पहली क्लास का नाम क्या है? कार। ठीक है, वो क्लास में कंस्ट्रक्टर है, वो कंस्ट्रक्टर क्या ले रहा है? ब्रांड। ब्रांड को किस वेरिएबल के साथ सेट कर दे रहा है? कार नेम। इन्होंने एक और मेथड बनाया, उस मेथड का नाम क्या है? प्रेजेंट। और वो प्रेजेंट मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? आई हैव अ। अब देखिए ना, क्लास के अंदर वेरिएबल कैसे इस्तेमाल कर रहा है? दिस डॉट कार नेम। अब इसने दिस क्यों लगाया? क्योंकि ये वेरिएबल ऑब्जेक्ट का डिफरेंट होगा। ये ऑब्जेक्ट आपसे वो पूछेगा, जब आप एक नई क्लास कॉल करोगे तो आपसे वेरिएबल पूछेगा, और जो वेरिएबल आप इसको दोगे वो हमेशा कैसे कॉल होगा? दिस डॉट। ठीक है, ये दिस जो है ना, ये अच्छे खासे लोगों को परेशान करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप गूगल पे आपसे वीडियो देखिएगा कि व्हाट इज दिस इन क्लास, तो आपको अच्छे खासी वीडियो मिल जाएंगी सिर्फ इस टॉपिक पे, क्योंकि अच्छे खासे लोगों को बड़ा कम करता है कि कब दिस लिखना है कब नहीं लिखना। क्योंकि जब मैं भी शुरू में पढ़ना शुरू किया था तो मैं भी हर जगह पे दिस दिस लगाता रहता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि कहाँ पे लगाऊं कहाँ पे ना लगाऊं। तो इसकी सिंपल याद रखने की लॉजिक ये है कि जो आप वेरिएबल इसको दे रहे हो उधर दिस लगा, और जो वेरिएबल क्लास के अंदर ही है उसमें दिस नहीं लगा। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक इंजन का वेरिएबल बनाया, वो सेम रहेगा, तो जब आप इसको कॉल कराओगे तो आप सिंपल इंजन बना लें। बाकी में आप जिस बनाएंगे मुझे इस ऑब्जेक्ट का क्या वेरिएबल आके दे। दूसरी वाली क्लास को देखें, उसका नाम क्या है? मॉडल। और इसे एक्सटेंड बिल्कुल वही कीवर्ड है जो कि हमें रिएक्ट में भी दिख रहा है। तो किसको एक्सटेंड कर रहा है? क्लास को, कार को। इसमें भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, सही है, क्योंकि क्लास है तो कंस्ट्रक्टर लाजमी होगा। इवन आप पाइथन की क्लासेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी सेम है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर लाजमी होता है, लेकिन उसका नाम थोड़ा अलग होता है, उसको अंडरस्कोर इनिट कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कंस्ट्रक्टर में क्या क्या मान रहा है? ब्रांड और मॉडल। अब ये ब्रांड किसको पास कर रहा है? किसको पास कर रहा है? सुपर को। अब ये सुपर क्या है? सुपर बेसिकली कीवर्ड उसको बता रहा है कि ये वेरिएबल में पास कर रहा हूं अपने अब्बा को, ये उसका अब्बा। ठीक है, सुपर में आप जो भी वेरिएबल यहाँ पे उसको सुपर में जोड़ोगे वो कहाँ जाएंगे? उस क्लास को जिसको ये एक्सटेंड कर रहा है, इसको जो चला के देखते हैं। और उसके बाद इसका मेथड कौन सा है? शो। अब जरा इसको गौर कीजिएगा कि जो मॉडल है इसका, मॉडल का जो मेथड है उसका नाम क्या है? शो। और कार का जो मेथड है उसका नाम क्या है? प्रेजेंट। तो जरा इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। रिडिक्लेरेशन ऑफ कार, तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, तो अभी हम कहते हैं माय कार न्यू मॉडल। अब मॉडल में मुझे क्या क्या दिया था? ब्रांड और, अब मैं फिर भूल गया, दो इसकी दो वैल्यूज हैं, ब्रांड और यहाँ मुझे चल जाएगा। इसका कंस्ट्रक्टर देखें, कंस्ट्रक्टर क्या क्या मांग रहा है? ब्रांड और मॉडल। तो यहाँ पे इससे जैसे ही आपको पता चलता है कि क्या चाहिए इसको, तो एक तो ये चाहिए और मॉडल मैंने दे दिया से, तो माय कार बना। ठीक है, माय कार डॉट, अभी मैंने कौन सा मेथड कॉल दिया? माय कार डॉट। जरा बताएं कि मैंने क्लास न्यू वाली कौन सी बनाई है? न्यू मॉडल क्लास बनाई है, और मैं यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल कर रहा हूँ? लेकिन प्रेजेंट जो मेथड है वो मॉडल के अंदर तो था ही नहीं। क्या?
देखो यहाँ पे मैं कहने का क्या मतलब है, आप मॉडल को दोबारा देखो, मॉडल के अंदर कौन सा मेथड है, शो, लेकिन मैंने कौन सा कॉल कराया था, प्रेजेंट, लेकिन फिर भी प्रेजेंट चल गया। ये जो है भाई ये अलग चीज है, ये उसको कॉल कर रहा है। मैंने डायरेक्टली मैंने दिस माई कार्ड डॉट प्रेजेंट लिखा, जब मैंने माई कार्ड डॉट प्रेजेंट लिखा ना तो हाँ, अब प्रॉब्लम ये आएगी, वो आएगी, ये जो मॉडल है किसको एक्सटेंड कर रहा है, कार को। इसका मतलब है कि इसके जो भी वेरिएबल और जो भी इसके मेथड्स हैं किसमें आ जाएंगे, मॉडल वाली क्लास में। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। समझ गए क्या, पेरेंट चाइल्ड की तरह हो जाएगा। तो चाइल्ड में पेरेंट की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, जितने फंक्शंस हैं, वो इनहेरिट हो जाते हैं। ये आपकी क्या है, इनहेरिटेंस। अब फाइनल कौन सी चीज है, पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म आप बेसिकली देख चुके हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं लगा, आप बिल्कुल अभी देख कर आए। अभी मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है, माई कार्ड और माई कार डॉट शो, लेकिन अब मैं कहता हूं माई कार टू, और मैं उधर दोबारा क्या कर लेता हूं, न्यू मॉडल, और न्यू मॉडल में मैं बोल देता हूं ऑडी भी आते हैं जरा। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, कौन सा, माई कार और दूसरा माई कार टू, लेकिन दोनों में मॉडल और कार दोनों क्लासेस के मेथड्स क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। तो ये आपका क्या बन गया, पॉलीमॉर्फिज्म। आप एक ही क्लास को इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल फंक्शन उसमें से बना सकते हो। सही है, तो ये आपके बेसिकली जो आपकी क्लासेस हैं, इसके चार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की आप चार पैराडाइम स्केल है, इसको पैराडाइम भी कहा जाता है इसको आपका, और दूसरा नाम है इसका पिलर्स या मेन फीचर्स, आप इसको कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट। पॉलीमॉर्फिज्म, आपने एक ही क्लास को बार बार कॉल कराया लेकिन अलग अलग डेटा के साथ, और उसको अलग अलग वेरिएबल में सेव कर दिया। मैंने पहले किस वेरिएबल में सेव किया, माई कार में, दूसरे में किसमें सेव किया। अब दोनों वेरिएबल्स में क्लासेस कहां से कॉल हुई, सेम मॉडल, लेकिन वैल्यूज चेंज है। क्यों, क्योंकि मैंने उसको अलग अलग वैल्यूज दी है, तो वो क्या हो गई, पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म का वर्ड सर्च करें तो पॉली का मतलब होता है मेनी। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म को अगर आप सर्च करेंगे, बेसिकली केमिस्ट्री का लफ्ज है मेरे ख्याल से। अगर आप इसको केमिस्ट्री में सर्च करें तो केमिस्ट्री का वर्ड है, देखो, a chemical compound exists in more than one crystalline form। एक केमिकल कंपाउंड मुख्तलिफ अक़साम में पाया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। इस तरीके से आपका पानी है, पानी का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बदलता है, जब वो बर्फ बनता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है, जब वो लिक्विड फॉर्म होता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है, जब वो स्टीम भाप बनती है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है। मतलब ये कि वो है पानी, है H2O, लेकिन अपनी शक्ल बदल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। इसी तरीके से क्लासेस में भी पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि आप अगर उसको अलग अलग डेटा देंगे तो क्लास सेम है, एंड ऑफ द डे वो चीज एक ही है, लेकिन उसमें डेटा अलग अलग है। इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने पिछले 10 मिनट के 15 मिनट के अंदर कंप्यूटर साइंस के कितने 3 सब्जेक्ट्स को आपने कवर कर लिया। रूट का एक पूरा अलग सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, उसके बाद आपकी जो प्रोग्रामिंग में जो क्लासेस है उसका एक पूरा अलग सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट होता है। फिर फाइनली एक ऐसा सब्जेक्ट आता है जिसमें सारी इस चीजों को मिला के काम करना सिखाया जाता है। ये सब कुछ होता है। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल का इनका कोर्स निकाल लिया, 15 महीने का। तो बस यही चीजें, अब आप इसको दोबारा देखेंगे तो आपको बिल्कुल अनजान नहीं दिखेगा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि अच्छा वहां पे ऐप एक्सटेंड कर रहा है कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट आ रहा है रिएक्ट की लाइब्रेरी से।
और ये इसका मतलब है कि जो अब रियल की क्लास है, जो कि ये रही, ये रियल की क्लास है ना, इस रियल की क्लास में जो भी काम हुआ है, जो भी इसमें कंस्ट्रक्टर इसमें बनाया है, जो भी इसमें आपके मेथड्स बने हुए हैं, जो भी आपके अंदर इसके अंदर वैल्यूज लिखी हुई है, वो सारी मुझे कहाँ मिल जाएंगी? ऐप के अंदर। और ऐप क्या है? वो कंपोनेंट जो मैं लिखूंगा। ठीक है, तो रिएक्ट आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, आप जो अप्रोच से भी लिख सकते हैं, आप फंक्शनल अप्रोच से भी लिख सकते हैं, लेकिन फंक्शनल अप्रोच सबसे ज्यादा आसान है, सबसे ज्यादा इजी है। हाँ, बहुत करता है। अगर आप टेम्पलेट वगैरह उठाएंगे तो आपको कभी ना कभी हो सकता है कि आप रिएक्ट में आप खोलेंगे तो क्लासेस ही क्लासेस देखेंगे, आप बोलेंगे ये क्या है, लेकिन अब आपको क्लासेस का थोड़ा आइडिया है तो आप कम से कम उसको कन्वर्ट कर देंगे फंक्शनल में बड़े आसानी से। आप उसी नाम की आप फंक्शनल कंपोनेंट बनाएं, उसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो उठा के पेस्ट कर दें वहां पर, वो दिस जो होगा आप उसको हटा के ऊपर एक ग्लोबल वेरिएबल दे दें, सिंपल, कहानी खत्म। तो आपके क्लासेस से कन्वर्ट होकर किसमें आ गया? फंक्शनल कंपोनेंट में। तो बेसिकली अभी जो आपने थोड़ी देर पहले ये सब कुछ करा, ये जावास्क्रिप्ट का पाया था, प्योर जावास्क्रिप्ट, लेकिन ये भी जावास्क्रिप्ट तो ये इसके अंदर यूज हो रहा है। अब हम दोबारा चलते हैं थोड़ा रिएक्ट पे। जब हमने शुरू आज से कुछ कितना 2 महीना पहले तो जब मैं रिएक्ट करना शुरू की तो सबसे पहले यही शक्ल देखी थी, और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ लिखा था, लेकिन बाद में हमें कुछ एरर आ गए थे, याद है? हाँ, वो बड़ी मुश्किल से आया था। तो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा और हमने देखा, इसको हमने बंद किया बंद किया बंद किया, तो इस दफा बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ हेलो वर्ल्ड आ गया। सही है कि इस कंप्यूटर पे हमने बहुत ज्यादा रिएक्ट का काम कर लिया। शुरू में नहीं पता था कि कौन कौन से मसले कर रहे हैं। अभी मुझे एक और बात समझ में नहीं आ रही है, इसको मिडिल पे क्यों दिखा रहा है? अब लगी होगी ना, कुछ तो मैंने लगाई नहीं है, तो उसको बिल्कुल रिसाइकिल बंद कर दिया मैंने। अब हम देखते हैं app.css, app.css में टेक्स्ट लाइन तो अंदर लगी हुई है, तो बीच में लड़का बैठा है, इसने बिल्कुल सही कहा है, यही बच रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्लीन कर देते हैं और हम पीछे चलते हैं। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। तो नहीं, अभी ऐसी भी हालत नहीं है। तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गया। तो श्री मैम ने ये पढ़ा था कि भाई ये जो है ये लग तो हमें HTML का है, लेकिन ये HTML नहीं है, ये क्या चीज है? JSX। और JSX HTML से बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसके खुद के कुछ रूल्स हैं। अब वो रूल्स मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने इतना काम तो कर लिया है, अब आपको पता है कि कौन से मसले मसाइल उसमें आते हैं। तो हम जल्दी से जाते हैं और एक काम करते हैं कि हम थोड़ा ना प्रोफेशनली जिस तरीके से काम होता है उसको जरा अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो आप SRC के अंदर सबसे पहले तो कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाते हैं। कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर आप एक पेजेस का फोल्डर बनाते हैं। पेजेस के बाद आप एक और बना लेते हैं लेआउट का। ठीक है, अब लेकिन एक और दोबारा होगा क्योंकि वो खाली थे, तो ये लेआउट को उसने अंदर ही कर दिया। सेट है। अब चलते हैं, हम पहले कंपोनेंट लिखे, इससे पहले हम चलते हैं कि हम सीधा सीधा इस पर बूटस्ट्रैप लगा देते हैं ताकि बाद में हमारा कोई मसला ना हो। तो बूटस्ट्रैप फाइल लगाने का तरीका अब आप सबको आता है, उम्मीद है कि कोई ऐसा नहीं होगा यहाँ पे जिसको कोई मसला होगा, अच्छी बात है। तो इसका सबसे एक और 2-3 तरीके हैं। एक तो लिंक लगाने का भी तरीका है, लेकिन मुझे फिर भी क्या अब नहीं आते। अच्छा, इसको मैं बता रहा था कि इसके बहुत तरीके हैं, लेकिन इनमें से मैं फिर भी एक ऐसे तरीके पे जाऊंगा जो हमेशा कभी ना कभी मसले करता है, क्योंकि फिर भी देख लेते हैं, इसको डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं।
हम लिखते हैं npm install माइनस माइनस सेव बूटस्ट्रैप। अभी हमने पहले किया था रिएक्ट बूटस्ट्रैप, हमें समझ आ गई थी कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप कैसे काम करता है, कंपोनेंट देता है, हमें कंपोनेंट नहीं चाहिए, हमें जस्ट क्लासेस चाहिए। तो हमने रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया, थोड़ी देर सब्र रखेंगे, वो देख लेते हैं। अगर आप डायरेक्टली अटैच करेंगे ना तो जस्ट आपने यहाँ से ये लिंक उठाना है और आपके इंडेक्स.html में लगा देना है। फायदा ये है कि जब फर्स्ट करें अभी इंटरनेट बंद हो जाता है, तो ये अगर आपने लिंक वाला इस्तेमाल किया हुआ है ना तो आपका पूरा कोड क्रैश करेगा। अगर आपने सेव किया हुआ है अपने पास तो आपकी वेबसाइट पर भी कुछ ना कुछ दिखाएगी, समझ रहे? सेव करने थोड़ा डेवलपर वाली स्किल ज्यादा है। हाँ, तभी मैंने इसको कहा। तो अभी हम लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब इसको अगेन लगाने के दो तरीके हैं, तो सेव हुआ हुआ इसके भी आप एक तो index.html में उसको इंपोर्ट करा लें, दूसरा है कि आप यहाँ पे इंपोर्ट करा लें। नॉड मॉड्यूल्स में होगा बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप में होगा डिस्ट, डिस्ट के अंदर होगा सीएसएस, सीएसएस के अंदर आपके पास आता है बूटस्ट्रैप .min.css, bootstrap.min.css। तो मैंने कहां पे इंपोर्ट करवाया, app.js। इसका मतलब है कि app.js के अंदर जितने भी आप वो आपकी कंपोनेंट्स आएंगे उस पे सब पे ये इंपोर्ट ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसको जरा वेरीफाई करते हैं कि ये काम हुआ अभी कि नहीं। तो उसकी सबसे पॉपुलर प्रॉपर्टी है डिस्प्ले 1। हम जरा उधर आते हैं, तो हमारी बूटस्ट्रैप लग चुकी है, बहुत सिंपल थी। हमने कमांड कौन सी इस्तेमाल की, npm install माइनस माइनस सेव बूटस्ट्रैप। माइनस माइनस सेव उम्मीद है कि सबको पता होगा मैंने क्यों लगाई है, ताकि वो सेव हो जाए, ठीक है। और वो मैंने कहाँ पे इंपोर्ट कर दी, app.js में सिंपल इंपोर्ट किया और कुछ भी नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली वो लग गई है। लेकिन अभी भी इसमें एक मसला है। क्या मसला है कि आपने बूटस्ट्रैप की सीएसएस इंपोर्ट की है, जेएस नहीं इंपोर्ट की। इसकी जेएस भी होती है, ये भी bundle.js। कुछ फीचर्स के लिए आपको जेएस चाहिए होती है, कुछ फीचर्स के लिए आपको ये चीज नहीं चाहिए होती, लेकिन प्रेफरेबल है कि आप इसको हमेशा उठा के इंपोर्ट करा दो। और आप इंपोर्ट कहाँ कराओगे, क्या app.js में अगर इसको करेंगे ना, हमारे पास एरर आएगा कि मॉड्यूल नहीं है वो। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो जितना भी रिएक्ट के कंपोनेंट्स है ना वो आपके जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल एक पूरा एक जावास्क्रिप्ट एक सिस्टम है जिससे वो इंपोर्ट संभालता है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपकी वेबसाइट बनती है तो रिएक्ट उसको कंपाइल करता है। ये आपने चीज देखी है, वो कंपाइल करता है और सब कुछ कंपाइल करके वो बिल्ड के फोल्डर में सेव कर देता है। वो कहता है आप उधर से चला लो, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप उसको यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे ना, तो उसका जो कंपाइलर है वो उसको बिल्ड करने की कोशिश करेगा, तो उसको एरर्स आएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल अलग मेथड से लिखी हुई है, जो उनका अलग स्ट्रक्चर है। क्योंकि आप देख रहे हैं रिएक्ट का पूरा एक अलग स्ट्रक्चर है, इसमें कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट के अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं। तो इस वजह से हम डायरेक्टली इसको कहाँ इंपोर्ट करा लें, अब ट्राई कर लें। मेरे ख्याल बिल्ड पे ज्यादा आता है, बिल्ड पे ज्यादा आता है। हमारा यही मसला हुआ था, एक प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे थे, हमने बिल्ड किया तो बिल्ड पे क्रैश कर दिया पूरा। लगाना शुरू हो गया कि भाई मैं इसको बिल्ड नहीं, वो उसको कंप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, कंपाइल नहीं कर पा रहा हूँ, समझ रहे। जब कंपाइल वो क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो रिएक्ट की फाइल नहीं है, वो एक सिंपल प्लेन जावास्क्रिप्ट है, तो वो उस पर एरर्स आ रहे हैं। अब वो जो कंपाइलर है वो किसका कंपाइलर है, रिएक्ट का। तो आप सिंपली यहाँ पे दे दें, यहाँ से क्योंकि ये आपके index.html में है, तो ये index.html ना उठ के डायरेक्ट एज इट इज चली जाती है जब बिल्ड होती है, इसको वो कंपाइल नहीं करता। तो इस वजह से अगर आपने यहाँ पे सीडीएम दिया हुआ तो इसको कंपाइल करने की कोशिश नहीं करेगा, वो डायरेक्टली इधर से उठा लेगा। अगर हम दोबारा वापस जाएंगे अपने कोड में,
तो हम देखेंगे तो कोई फर्क नहीं आया, लेकिन उसके बाद में हम देखेंगे कुछ इसकी जो फंक्शनैलिटी है, खासतौर पर जो आपका नेविगेशन है इसमें एरर करता है, मैंने थोड़ा फील किया। और उसको जब आप छोटा करेंगे तो उसका जो बटन होता है वो कभी कभार काम नहीं करता है टॉगल वाला, क्योंकि उसको जेएस चाहिए, वो जेएस आपने इम्पोर्ट ही नहीं कराई है, तो आप उसको कहाँ इम्पोर्ट करवाओगे, index.html। ये बात सबको समझ आई। अभी हम बूटस्ट्रैप पे जाते हैं और बूटस्ट्रैप पे जाके हम लोग नेव बार उठाते हैं। ठीक है, अब ये पूरा नेव बार का कोड है। अब देखिए मैंने दो फोल्डर बनाए, एक फोल्डर बनाया पेजेस का कंपोनेंट, पहले सबसे पहले तो मैंने कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया। कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर मैंने क्या बनाया, एक तो यहाँ पे देख लो, कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर दो फोल्डर हैं, पेजेस और एक लेआउट। ये मैंने क्यों ऐसा किया है, क्योंकि ये कन्वेंशन है जो नॉर्मली फॉलो होती है। पेजेस में आप कंप्लीट पेजेस बनाते हैं, जैसे कि होम हो गया, अबाउट अस हो गया। अब आप उसमें दूसरे दूसरे कंपोनेंट इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर पेज होगा वो कहाँ से करना चाहिए आपको, पेजेस के अंदर। ये करना चाहिए, तभी बोल रहा हूँ, अगर आप उसको ना भी करें तो उस काम फिर भी होगा, प्रोफेशनल वे है। और आप लेआउट में आप क्या लगा लोगे, नेव बार, फुटर और साइड बार। क्या होता है, नेव बार, साइड बार, फुटर, ये तीन चीजें किसमें आती हैं, इसकी लेआउट में। एक और इसमें फोल्डर नॉर्मली बनाया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हम इसका हमारे किसी काम का है, उसको हम कहते हैं विजेट्स। अब विजेट्स क्या होती है, अब फर्ज करिए आपने एक कार्ड बनाया था जब आप लोग गिटहब का वो काम कर रहे थे, उसमें आपने प्रॉप्स वगैरह दिए हुए थे, तो आप जब भी उसको जहां पे कॉल कराते तो प्रॉप्स में उसको डेटा दे दे, वो कंपोनेंट बन जाता था। ये किया था आपने, तो जो ये पूरा कार्ड बनाया था आप लोगों ने एक फाइल के अंदर बनाया था, कार्ड.js, नॉर्मली सबने यही नाम रखा था। तभी जो कार्ड.js है ना, ये कहाँ पे जाना चाहिए था, विजेट्स। विजेट्स का मतलब है कि कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट जो आप एक पेज में इस्तेमाल करेंगे, समझ गए आप। जैसे पेज home.js, home.js कहाँ होगा, इधर, तो विजेट में क्या आएगा, cards.js, cards.js इंपोर्ट हो रहा होगा पेज वाले में, ऐसे आगे काम होता है। ठीक है, उसके अलावा जो अब आपने हमने जैसे कॉन्टेक्स्ट यूज किया था, और कॉन्टेक्स्ट फाइल बनाई थी, अब वो यहाँ पे आप बना सकते हो सिंपली, या तो आप इधर ही रख दो, या आप एक और कॉन्टेक्स्ट का फोल्डर बना दो, उसमें बना दो, तो आपका कोड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड कहलाता है। इसके अलावा भी आप ऐसा पेजेस में भी डायरेक्टली पेज भी बनाना शुरू कर देते हो, इसमें भी आप एक और फोल्डर बनाते हो, जैसे कि आपने लिखा होम, फिर आप एक और बनाते हो, आप इसमें लिख दो अबाउट, आप एक और फोल्डर बनाते हो, आप इसमें बोलते हो कॉन्टैक्ट। ये आप ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि आपको तो अगर होम के एक कंपोनेंट बनाना है home.js, लेकिन उसकी कुछ CSS भी है, तो आपने बनाई हुई है home.css, तो वो कहाँ जानी चाहिए, इधर। बात समझ रहे हैं, इसमें इमेजेस कहाँ नहीं, इधर नहीं आएंगे, बहुत अच्छा सवाल। इमेजेस कहाँ जाएंगे, इमेजेस SRC का फोल्डर है, SRC के फोल्डर में आप एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, इसको आप नाम दे देते हैं एसेट्स। ठीक है, एसेट्स के अंदर आप एक और फोल्डर बनाते हैं होम। अब होम की जो इमेजेस है वो कहाँ जाएंगी, होम में। अबाउट अस की, अबाउट अस के फोल्डर में। ये एक प्रोफेशनल वे है काम करने का। अगर आप किसी टेम्पलेट को भी डाउनलोड करेंगे तो आपको ये वाला जो फाइल स्ट्रक्चर है आपको ज्यादातर नजर आएगा, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल वे है और इसी तरीके से काम होता है। अब वजह ये है कि इमेजेस, अब क्योंकि आप बहुत आगे आ चुके हैं, आपके पास रिवीजन है एक तरह से, तो मैं आपको ये ऐसी बातें बता रहा हूँ जो शायद आपने पहले नहीं सुनी। मैंने इमेजेस SRC में क्यों रखी, उसकी वजह है क्योंकि जब आपका कंपाइलर कंपाइल कर रहा होता है, तो अगर आप SRC के बाहर इसको रखेंगे ना, तो कभी कभी एरर थ्रो कर देगा, उसको एक फाइल नहीं मिली, या उसको इमेजेस को उठाने में इश्यू होगा। क्यों, क्योंकि SRC का जो फोल्डर है वो सारा उसको कंट्रोल में होता है। SRC के अंदर जो चीजें होती है वो कंपाइल करते वक्त उनकी एब्सोल्यूट पाथ बनाता जाता है, समझ रहे हैं। जो उसके बाहर चीज होगी वो उसका एब्सोल्यूट पाथ भी बनाता है, जो सिर्फ इसके अंदर है वो उसका एब्सोल्यूट पाथ बनाता है। तो जब आपने इंपोर्ट इमेज की हुई होगी और वो इमेज SRC के अंदर होगी, तो वो उसका क्या कर लेगा, एब्सोल्यूट पाथ बना लेगा। जब वो कंपाइल हो रहा होगा तो आपको एरर के चांसेस बहुत घट जाते हैं। शायद आप में से बहुत सारे मसले हो रहे थे जब इमेजेस आप इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, तो आप इमेजेस हमेशा आप यहाँ से उठाते हो एसेट से।
ये काम हो गया। मैंने तो ऑनलाइन लिंक यूज किया तो ऑनलाइन का आप पहले हमेशा ये किया करें कि जब भी ऑनलाइन यूज करें तो यहाँ ब्राउजर में उसको पेस्ट करके चेक किया करें। यहाँ पे चल रहा है तो इसका दो मकसद हो सकते हैं। आपका लोकल होस्ट को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आप जब यहाँ पे देखिए चलाएं तो क्या लिखा है, लोकल होस्ट। लेकिन जब आप ऑनलाइन ब्राउजर पे उसको हिट करते हैं ना तो वो ऐसे उसको बिहेव कराता है कि ये कोई एक बंदा है, एक ब्राउजर है जो आपसे इमेज मांग रहा है। तो ब्राउजर जब कोई चीज मंगवाता है तो उसके साथ हेडर्स जाते हैं, मैंने शायद दिखाए थे पहले, बहुत सारे हेडर्स जाते हैं। ब्राउजर उसको बताता है मैं कौन सा ब्राउजर हूँ, मेरी वर्जन क्या है, मेरी विंडोज कौन सी है, वो सारे चीजें बताता है। मैं आपकी वेबसाइट पे पहले आया था या नहीं आया था, क्योंकि ये सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन जाती है जब आप ब्राउजर से हिट करते हैं। लेकिन जब आप उसको कोड से हिट करवा रहे हैं ना, रिएक्ट से, तो ये सारी चीजें नहीं आती। तो वो आपको क्या समझ रहा है, बॉट, वो इसलिए नहीं दे रहा। तो इसलिए बहुत कम वेबसाइट से जो अलाउ करती हैं बहुत, क्योंकि वो चाहती हैं कि हमारी वेबसाइट पे इमेज दे दियो, मेरी इमेज इस्तेमाल ना करो, कॉपीराइट है। इस वजह से इसको हम कहते हैं कोर्स, क्रॉस ओरिजिन। कभी टाइम मिले तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये कोर्स क्या होता है। जैसे ये हम पढ़ेंगे तो हम नोड पढ़ रहे होंगे, नोड में अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको ऐसे से एरर जाएंगे, आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मसला ये हो रहा होता है कि आप बिल्कुल सारा काम सही करते हैं, आपने कोर्स हैंडल नहीं किए हुए होंगे, आपका अपने ही कंप्यूटर के आप ही ओपीआई नहीं चलेगी, उस पर आ जाता है कनेक्शन रिफ्यूज, कनेक्शन रिफ्यूज, कनेक्शन रिफ्यूज। अब आप आगे ले जाते हो भाई मेरा ही कंप्यूटर है, मेरी ही कोड है, क्यों कनेक्शन रिफ्यूज। तो वो किस लिए होता है, नॉर्मली कोर्स की वजह से। ये हम पढ़ेंगे क्या होता है और इसको क्यों होता है। जब नोट जो है शुरू होगी तो उसके साथ लाजमी आएगा। तो हम इसको कॉपी करते हैं, हम ये लेआउट में जाएंगे, लेआउट में हम एक फाइल बनाएंगे nav.js। अब nav.js में आपको पता है क्या बनाते हैं, RAFCE, हमारा एक नेव का कंपोनेंट बन गया। और यहाँ पे हम इसको पहले एक फ्रेगमेंट बना लेंगे, ज्यादा इजी रहता है। और यहाँ पे हम सब कुछ पेस्ट कर देंगे। अब आपको ये भी पता है कि आप एडिट में जाएंगे, रिप्लेस करेंगे, आपने क्लास इक्वल्स टू, मैं ज्यादा लगाता हूँ क्योंकि सेफ रहता है। कहीं पे और क्लास फर्ज करेंगे आप टेम्पलेट आपने उठाया हुआ है, उसने क्लासेस यूज की नहीं है, अगर आपने यहाँ पे क्लास से क्लास में रिप्लेस कर दी ना, तो जहाँ पे उसने क्लास बनाई हुई होगी ना, वो रिप्लेसेबल क्या जाएगी, क्लास में। तो हमें क्या क्लास इक्वल्स टू लिखा करें, ये आप सेफ साइड रहते हैं। तो क्लास इक्वल्स टू नीचे भी आएगा, लेकिन यहाँ पे नेम आ जाएगा। तो मैंने चेंज ऑल कर दिया, तो मेरा सारा चेंज ऑल हो गया। अभी यहाँ पे हम देखते हैं इनपुट में हमेशा एक एरर आता है। वो एरर क्यों आता है, इसको क्लोज करने को कहता है। एक तो इनपुट एरर उठाता है, दूसरा इमेज एरर उठाता है। और उनका एरर सिंपली क्या होता है, उसको क्लोज करो। और एक और होता है फॉर, ठीक है। तो फॉर में नहीं है, हमारे पास लेबलिंग नहीं है, क्या HRBR क्लोज हुए नहीं होंगे तो एरर उठाएंगे, वरना अगर एरर क्लोज हुए हैं तो मतलब एरर नहीं उठाएंगे। बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं, अगर HR लिखा हुआ है ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है तो आपको उसको क्लोज करना लाजमी है। HTML में ये जरूरी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो आपने इसको क्लोज कर दिया तो ये एरर चला गया। ठीक है, अब हम जाके चेक करते हैं हमारा कंपोनेंट कैसा दिख रहा है। हमें दिखेगा कंपोनेंट, क्यों नहीं दिख रहा, इंपोर्ट तो करा भाई। हम app.js पे आएंगे, app.js के ऊपर हम आके लिखेंगे नेव बार, ठीक है, और हमारा ऊपर आ गया नेव बार। तो क्या एक मिनट उसके में ये काम भी नहीं कर रहा है, नहीं करता है वो। मैं इसकी जेस लगा दी है, तो एक काम करते हैं, शायद हाँ एक सीन हो जाता है।
टर्मिनल में जाते हैं, हम इसको रिकम्पाइल करते हैं, क्योंकि शायद मैंने इसको चलते हुए में HTML में दे दिया था। तो होगा ये कि ये SRC को रीड करता है, HTML को रीड नहीं करता है। हम चेक कर लेते हैं, शायद ये इशू हो। तो ये अभी स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। बाकी हम ये देख लेते हैं कि अगर थोड़ा मसला क्या हो रहा है। तो बेसिकली हो ये रहा है app.js ऐप क्लास, लेकिन मैंने CSS फाइल उड़ा दी थी, इधर एरर नहीं होना चाहिए था। तो नेक्स्ट बार में कहा या ये हो सकता है कि वो हुआ है शायद, सर्च इसके बराबर में आ रहा है। हाँ वही मैं देख रहा हूँ। तो एक मिनट, ये चल गया दोबारा? नहीं, थोड़ी देर रुकते हैं। वर्जन इशू नहीं होगा सर? नहीं, ये भी मैं चेक कर लेता हूँ, पता नहीं मैंने बूटस्ट्रैप 4 का कोड तो नहीं उठा लिया। अच्छा, इसका सबसे आसान तरीका ये है कि हम लोग जाके चेक करेंगे पैकेज.json, हमने माइनस माइनस सेव किया था, तो हमारे पास बूटस्ट्रैप कौन सा है? 5, परफेक्ट। और जहाँ से हमने कोड उठाया है ये 4.0 है। तो ये 5.0 है। तो अभी हमारे पास कौन सा कोड आ रहा है? 5.0। तो पहले कौन सा था? 4.0। तो इसकी वजह से हमारे पास एरर आ रहा था। एक और ये तो था ना, ये हम क्लिक कर रहे थे और वो नहीं चल रहा था, ये बहुत कॉमन हो गया। तो ये हमने इसको रीलोड किया, हमने इसको छोटा किया, हम वो कोड चेंज कर लेते हैं। कोड हमने चेंज किया, यहाँ से हमने React 5 उठाया, नेव। तो हम यहाँ पे आए, हमने नेव को ऊपर लिया, तो हमें दोबारा वही काम करना पड़ेगा। अब ये HR वाला अब आया है, तो हमने एडिट किया, रिप्लेस क्लास इक्वल्स टू और क्लास नेम, तो हमने इक्वल करके चेंज कर दिया है। और हम अभी नीचे जाएंगे तो HR में इशू आ रहा है पहले तो, और दूसरा हमारे पास इशू आ रहा है टाइम। दोनों हो गया। हम रिएक्ट ऐप पे देखते हैं क्या? नहीं, वो दोबारा चल गया। तो अब हमें दिख रहा है कि ये अपनी जगह पे परफेक्टली सही आया है, तो हम इसको जरा छोटा करके करते हैं। अब ये भी काम कर रहा है, ठीक है। अब इसका मैं आपको बता दूं, दो मसले थे। पहला मसला, इंडेक्स और HTML में आप कोई भी लिंक देंगे तो आप रिएक्ट ऐप को क्लोज करके दोबारा npm स्टार्ट करेंगे। इसकी वजह ये है कि इंडेक्स और HTML को रिएक्ट वॉच नहीं करता, तो आप इसको कोई भी चेंज करेंगे वो लाइव पकड़ लेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता, आप इसको बंद करें फिर चलाएं अगर आप index.html में कोई आपने चेंजिंग मारी है तो। क्योंकि जब index.html के बाद थोड़ा जो टाइम लेता है ना स्टार्ट होने में, एक ही टाइम लेता है, ये आपकी index.html को पढ़ के और पूरी ऐप को पढ़ के उसको कंपाइल कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप index.html में कोई चेंज करें, यानी कि SRC के बाहर आप कोई भी चेंज करें, तो आप पूरी रियल ऐप को क्या करें, बंद करके फिर चलाएं। तो अभी हमें दिख रहा है कि हमारी एक बार बिल्कुल काम कर रही है, लेकिन ये करने के साथ हमने क्या कर लिया है, हमने नेस्टेड कंपोनेंट सीख लिया। ये बात याद है? हमने एक और जगह पे कंपोनेंट बनाया, हमने एक और जगह पे लाके इस कंपोनेंट को चलाया, तो ये क्या हुआ? नेस्टेड। ये नेस्टेड कंपोनेंट, ये नेस्टेड कंपोनेंट का पार्ट है। तो आपने पहले कंपोनेंट बनाना सीखा, अब आपने नेस्टेड कंपोनेंट भी सीख लिया, ठीक है। सारे नहीं छोटे छोटे कंपोनेंट बना कर यही डिस्प्ले करवा। अब बूटस्ट्रैप 5 टोटल टेम्पलेट हम जरा देखते हैं। तो
5.0 क्या यार फुटर मिलते हैं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है। अभी देखिए मैं कर क्या रहा हूँ। अरे यार ये भी स्टाइल है। अच्छा बड़ी अच्छी वेबसाइट है, ये कभी यूज नहीं थी। यस सर, यस सर। ये ना कुछ लेते हैं। वो कैसे मैं वीडियो ये क्या बात है, ये तो प्रैंक हो गया हमारे साथ। हाँ वही कर रहे हैं चलो। अभी बेसिकली हम काम ये कर रहे हैं, हम टेम्पलेट ढूंढ रहे हैं ताकि हमें ये पता लगे कि भाई टेम्पलेट से हम काम करते कैसा। तो हमें एक टेम्पलेट मिल गया है। अब ये टेम्पलेट को फुटर को हम उठाते हैं और ये पूरा फुटर हम लोग एक नया कंपोनेंट बनाएंगे और नया कंपोनेंट कहाँ जाएगा, लेआउट में। और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक फुटर डॉट जेएस, जहाँ पे एक न्यू कंपोनेंट बनाएंगे RFC, इसका नाम यही रहेगा। बेटर है कि आप एक फ्रेगमेंट बना लें और आपने एक कॉपी कर दिया। अगेन अब यहाँ पे आप एडिट करके इसको रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले क्लास और क्लास नेम। अब स्लो स्लो आप ऊपर चलें और देखेंगे कोई अच्छा ठीक है, जिसको जरा देखा मुझे नजर नहीं आया तो दोनों नजर आ गया। कहाँ पे आया तो परेशान हो गए। नहीं मैं उठा लिया वैसे। अच्छा अब ठीक है, इसके अंदर ऐसे ही क्या है, ये तो मैंने बूटस्ट्रैप यूज की है। इसको चला के देखते हैं, आई थिंक इसमें बूटस्ट्रैप ही है। अब इसको नीचे फुटर, ठीक है। अब हम इसको जरा देखते हैं, रिएक्ट ऐप नहीं इसका सर अभी 5-4 वाला भी है, देखा है। उसको भी उठाएंगे। कौन से अभी दूसरे डैम फिल्म से क्या नाम है? हाँ ये सारा प्रोपेगेंडा है, ये खुद ड्रामे कर रहे हैं फेमस होने के लिए। सर पता नहीं एक तो ये कौन सी बात हो गई इसी के एकदम हो गया। नहीं, ऐसे होता है, ये पूरी दुनिया में होता है। जो टूरिस्ट होता है ना उनको लूटा जाता है। आप तुर्की में जाएं और तुर्की लिखेंगे तुर्की टूरिस्ट स्कैम्स, आपको ऐसे ऐसे स्कैम मिलेंगे। इजिप्ट वाले हो गए, बहुत है, बहुत बड़े हैं।
अच्छा ठीक है, अब ये इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। तो ये हमारे पास एक फुटर मिल गया, उस फुटर की CSS हमें वहीं से मिली थी, हमने लगा दी। और अब आपको पता लग रहा है कि हमारे पास एक मेजबार भी है और हमारे पास फुटर भी है। ठीक है, एक और काम करते हैं, यहाँ हम इधर जाते हैं और हम लोग एक चीज सर्च करते हैं। क्योंकि अब फुटर हमें डार्क मिला है तो वो भी डार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास ये भी डार्क हो गया, तो दोनों चीजें हमारे पास डार्क हैं, तो ये कुछ अच्छा है क्या? ये बहुत इजी है। तो अच्छा, ये डिसेबल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, डिसेबल को हटाते हैं। तो ये जो नेव आइटम है ये अल्लाह को प्यारा हो गया, तो ये गया, ये ड्रॉप डाउन रहे, थोड़ा एक अच्छा लग रहा है। तो लिंक है हमारे पास, ठीक है। अब इस लिंक को हम कॉपी करते हैं और इसके ऊपर हम लिखते हैं, एक हम इसको दे देते हैं अबाउट, एक में हम दे देते हैं न्यूज। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स आ गया। नेम बार का लोगो लगा क्या नेम बार अभी मेहनत नहीं करते हैं, तो बहुत हो गई मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत हो गई। से उस शेप से मिलने हैं। अब देखो ये भाई है, एक वेबसाइट है, सब कुछ है, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, बहुत मजा आते जब सफाई सीखी हो या तो वो आते हैं थोड़ी UI आता है। हाँ फिर मसले होते हैं। मसले तो अब आते हैं, पसंद आते हैं। अब आते सारी इंग्लिश दिमाग में देखते हैं। देखो जी, हमारे पास क्या क्या आ गया, मेन बार, बीच वाला कंटेंट और हमारे एक अदर फुटर। फुटर पता नहीं किसी का है, बस उठा लिया हमने, अलग बात है। यहाँ पे इसमें बटन भी दिया है, अपने आइकन लगा के, वो मीडिया आइकन होते हैं ना आपके, सोशल मीडिया आइकन, तो यहाँ पे आप लगा लो। ठीक है, अच्छा बनाया था, अच्छा बनाया। एक और अब हम चीज पे जाते हैं कि जो हमारे पास होती है वो है राउटर। ठीक है, राउटर की वीडियो भी नहीं थी, मुझे पता लगा था कि वीडियो नहीं हुई है, तो अभी वीडियो, हाँ वीडियो पे अभी रिकॉर्ड हो रहा है। तो हमारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है बेसिकली रिएक्ट राउटर। ठीक है, रिएक्ट राउटर V6 आप लिखें, मेरी ये होगी कि भाई कोई भी चीज आप याद ना करें। ये वही वाली बात है कि कोई चेंजेस हो गई तो उसका क्या फायदा जो चीज आपने याद रखी। ठीक है, तो ज्यादा है कि भाई आप इनके ओवरव्यू के पेजेस पे जाएं और हर चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो आप इनकी इंस्टॉलेशन पे क्लिक करें। इंस्टॉलेशन में ये आपको डिक्टो कॉपी बता देंगे कि आपने कहाँ से इंस्टॉल करना है। तो मैं इसको इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ npm के थ्रू। तो मैंने npm का कोड कॉपी किया और यहाँ पे इसको माइनस माइनस सेव करना कभी ना भूलें। तो ये माइनस माइनस लाजमी माइनस माइनस सेव इसलिए लाजमी है, पैकेज डॉट जेसन में सेव हो जाता है। फायदा ये है कि अगर आपने किसी गिटहब पे अपलोड करना है तो गिटहब पे नॉन मॉड्यूल्स अपलोड नहीं होता। सही है, अब आपने नॉन मॉड्यूल्स के बगैर अपलोड कर दिया, अब मुझे आपको काम देखना है। मैं क्या आपसे कॉल करके पूछूंगा यार इसमें कौन कौन सा पैकेज आपने इंस्टॉल किया था, तो मेरे पास एरर देगा कि ये वाला पैकेज नहीं है, मैं वो फिर इंस्टॉल करूंगा, फिर मुझे एरर देगा वो वाला भी नहीं है, फिर मैं अभी करूंगा, फिर बोलेगा ये वाला भी नहीं है। तो इससे अच्छा ये कि माइनस माइनस सेव कर लो, फिर उसके बाद जब भी आप किसी का कोड उठाओ तो उसके अंदर CMD खोल के आप लिख दो npm इंस्टॉल बस, npm इंस्टॉल एंटर। तो जितने भी पैकेज और जेसन में उसकी आपकी पैकेजेस होते हैं वो सब उसको इंस्टॉल कर देता है। इंस्टॉल करके आप npm स्टार्ट करें, आपका पेज आउट हो जाता है। तो हमने इंस्टॉल कर लिया। अब इंस्टॉल करने के बाद
हम आएंगे सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस में। तो जैसा कि मैंने कहा, अपनी पंचायत के नाम आ रहे हैं, उधर से कॉपी कोड करें, कोड को कॉपी करें और यहाँ पे आप ब्राउजर राउटर इंपोर्ट कर दिया मैंने। अब सिंपली मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैंने ये भी लिखा हुआ है, डिट पर कॉपी करो और पेस्ट करो। ठीक है, हम फिर एक दफा जाएंगे, चेक करेंगे कि कोई हमारी तबाही बनी हुई नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं app.js में। अब देखिए ब्राउजर राउटर मैंने कहा लगाया index.js में, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी जो पूरी एप्लीकेशन है उसमें राउट्स लग जाएं। ठीक है, अब मैं राउट सेट करने के लिए कहाँ जा रहा हूँ, app.js में। नॉर्मली ये तरीका इस्तेमाल होता है। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ भी राउट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउजर राउटर के अंदर ही राउट्स बना दें, आपको कोई रोक नहीं है। लेकिन ये भी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि आप क्या ब्राउजर राउटर यहाँ लगाते हैं, app.js में आप आते हैं, अपना दिमाग आप बिल्कुल नहीं चलाते, अपना दिमाग चलाएंगे बड़े खतरनाक काम हो जाएंगे। आप यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें और डिक्टो जो यहाँ से कोड लिखा हुआ है तो उसको उठाएं और उसको कॉपी कर दें। अभी यहाँ पे हेलो है। अच्छा मुझे एक मिनट, ये सारे को अब हटा ही दें। ठीक है, अब पहला मेरा राउट कौन सा है, अब पहला राउट कौन सा है, होम, दूसरा कौन सा है, आउट। लेकिन मेरे पास ये कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो अब मैं पेजेस में जाऊंगा, होम में जाऊंगा, तो सबसे पहला अपना राउट बनाऊंगा होम डॉट जेएस और यहाँ पे RAFCE बनाऊंगा। ठीक है, खैर मुझे थकान होगी, मैं ठीक हो गया। तो यहाँ पे होम हो गया और एक और हो गया अबाउट। तो यहाँ पे अबाउट डॉट जेएस, फिर RAFCE और एक कंपोनेंट बन गया। फिर उसके बाद हम कॉन्टैक्ट में आएंगे, कॉन्टैक्ट में हम फिर करेंगे RAFCE नहीं करेंगे भाई, कॉन्टैक्ट डॉट जेएस, फ्लो में आगे आ गया मैं बहुत, RAFCE और हमारे 3 कंपोनेंट्स रेडी। अबाउट डॉट जेएस, ऐप डॉट जेएस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अब होम कंपोनेंट को मैं कॉल करा रहा हूँ, ऊपर मेरा होम कंपोनेंट कॉल हो गया। यहाँ पे मैं अबाउट को कॉल कराऊंगा, ये अल्हम्दुलिल्लाह अबाउट को रीड नहीं कर पा रहा है, तो हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। अबाउट फ्रॉम डॉट कंपोनेंट्स में तो हम जाएंगे ही जाएंगे, उसके बाद हम पेजेस में जाएंगे, उसके बाद पेजेस के बाद हम अबाउट में जाएंगे, अबाउट के बाद अबाउट कंपोनेंट हमें मिल जाएगा। नहीं, वो मैंने फोल्डर बनाया है, कंपोनेंट्स पेजेस के अंदर 3 फोल्डर्स हैं, होम, कॉन्टैक्ट और अबाउट। फिर फोल्डर में गया, फिर आपका जो इसकी फाइल है, सही है। yes, sir. तो अभी यहाँ पे हमने अबाउट लिख दिया, तो मेरा ये भी कंपोनेंट हो गया। ठीक है, Yeah. Yes, sir. तो ये हमारा था यूनिवर्सल पाथ। तो यूनिवर्सल पाथ डायरेक्टली वहां पे चला गया और अब हम यहाँ पे अबाउट में जाएं तो मेरे पास अबाउट आ गया। मेरी जिंदगी में रियल बात इतनी इज्जत से पहले कभी नहीं लगा। कोई ना कोई मसला करता है, हमेशा करता है, कई दफा पता नहीं कैसे, बिल्कुल इज्जत से लगा। नेविगेशन इसलिए आया, बोल रही है लेआउट जो था वो चला गया, आएगा अभी, आप टेंशन ना लें। कहाँ पे
हाँ वो अभी करते हैं, शुरू करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम app.js पे तो काम हो गया, तो हम home.js में आएंगे और home.js में हम वो अपने कंपोनेंट्स कॉल करवा लेंगे। पहला कौन सा है, नेव बार। ये एरर क्यों आ रहा है वो बताएगा? अनवार भी चीता हो गया, देख के बता रहा है उस फ्रेगमेंट में। ठीक है जी, तो अब हम वापस चलते हैं इसके रूट पे। तो हमारा क्या, एक बार और कैसे हाँ वो भी आते हैं उस पर भी आते हैं, उस पर भी आते हैं। अब थोड़ी देर बात हो रहे हैं, थोड़ी देर बात। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमारा देखेंगे भाई हम रूट पे आए, ये सारा काम किसके थ्रू हो रहा है, राउटर्स के थ्रू, नेस्टेड कंपोनेंट्स, आपका ये काम हो चुका है। अभी जो आपके राउटर्स हैं वो उनका मेन काम यही था कि आप इसको लिंक दें, वो लिंक रजिस्टर करें और उस लिंक को आपको वहां पर वो कंपोनेंट उठा के दे दें जब आप उस कंपोनेंट को मांगो। सही है। इसको अभी एक और चीज इस पर अप्लाई होगी, वो है आउटलेट। आउटलेट याद है आपको? अगेन आप कोशिश करें अपना दिमाग ना चलाएं, आप यहाँ पे लिखें रिएक्ट राउटर v6 आउटलेट, और यहाँ पे आप पहले इसको देख लें कि रिएक्ट राउटर v6 पे होता कैसे है। तो यहाँ पे आप सर्च कर लें आउटलेट, तो ये हमारे पास मिल गया आउटलेट। ठीक है, अब ये हमें बता रहे हैं भाई आउटलेट आपको कहाँ देना है, जहां पे आपको आउटलेट, तो आपको एलिमेंट्स चेंज कराने हैं। अब देखिए मसला क्या हो रहा है। अब इन्होंने एक सही बात नोटिस की अर्शद भाई ने, उन्होंने बोला कि सर आपने भी जाके होम कंपोनेंट में जाके आपने नेम बार और टोटल लगा दिया, जो कि सेंस नहीं बनाता, क्योंकि मुझे हर कंपोनेंट में जाके ये काम करना पड़ेगा। उसका कोई अच्छा तरीका तो होगा जो ये यूज हो। उसका अच्छा तरीका क्या है कि आप एक फाइल बनाते हैं, जो हमने फोल्डर बनाया था layout.js, चलिए फोल्डर बनाया था उसका नाम था लेआउट। लेआउट में जो मेन फाइल है उसका नाम है layout.js। अब layout.js जो है आपका एक कंपोनेंट बनेगा। अब इस कंपोनेंट में आएगा क्या, इस तरीके से अनवार ने कहा कि पहले तो फ्रेगमेंट बनाए, फिर उसके बाद इसमें नेव बार को कॉल कराएं, ठीक है, फिर उसके बाद एक सेटर को कॉल कराएं, फिर उसके बाद एक और कंपोनेंट कॉल होगा जो कि बेसिकली कहां से आएगा, ये आउटपुट कहां से आ रहा है, ये राउटर से। बेसिकली मैं लेआउट में चाहता हूं, उसको मैं लेआउट क्यों कहता हूं, तो मैं लेआउट इसलिए कह रहा हूं कि मेरा जो डेटा है, मेरे जो दूसरे कंपोनेंट्स का डेटा है वो किसी जगह आएगा, की जगह। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप यहाँ पर होम कंपोनेंट कॉल करा लें, तो बिल्कुल वैसा ही है कि यहाँ पे आप अबाउट लिखते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली इनको रिप्लेस करता है। वो कैसे रिप्लेस करता है, यहां से। ठीक है, आप बेसिकली करेंगे क्या, आप जो पहला जो ये वाला एलिमेंट है, इस एलिमेंट को आप यहां पे लिखेंगे लेआउट, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको आप क्या बनाएंगे, बाकी जो कंपोनेंट्स है वो बनेंगे इसके चाइल्ड। जिसको समझ में नहीं आई वो हैंड रेज करे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो हुआ ये कि मैंने ये कंपोनेंट बनाया, उसका नाम क्या दिया मैंने, layout.js। मैं चाहता हूं layout.js को गौर से देखो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैं एक बार कॉल करवा रहा है, टोटल कॉल करवा रहा है, यहाँ पे शुक्र है कि मैं आया, यहाँ पे आउटलेट कॉल करवा रहा है। ये आउटलेट का जो कंपोनेंट है ये मैंने तो नहीं बनाया, तो ये कहाँ से आया, ये एक राउटर डॉम से होगा। ये मैं चाहता ये हूं कि जब यूजर मेरी वेबसाइट खोले तो उसको कौन सा कंपोनेंट दिखे, layout.js वाला।
तो लेकिन layout.js में आउटपुट वाले पे क्या आएगा, फुटर और नेव बार तो मैंने अभी बनाया आपके सामने, फीड में क्या आएगा वो यहां से पता लगेगा कि आपने राउट के चाइल्ड बनाने हैं जो भी आप यहाँ पे रिप्लेस कराना चाहते हो। तो सबसे पहले अगेन आप राउट बनाओगे, आप उसका पाथ सबसे पहले क्या दोगे, फॉरवर्ड स्लैश, आप उसके एलिमेंट में अब आप उसको बताओगे कि आपको सबसे पहले क्या देना है, जैसे मुझे उसको देना है होम, और होम में से मैं नेव बार और फुटर डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और जैसा मैंने सोचा था, चलो कुछ ना कुछ तो आया। हाँ सही है, मैंने कहा अभी तक इज्जत से चल रहा था, कुछ ना कुछ तो करो, अच्छा तो लगी, ठीक है। अब ये हो गया, अब एक और चीज करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं और इधर हम लिखते हैं कि भाई जब अबाउट पे कॉल आए तो कौन सा एलिमेंट भेज दो, अबाउट वाला। इसी तरीके से जब कॉन्टैक्ट के लिए कोई कॉल आए तो कौन सा वाला कंपोनेंट भेज दो, अगेन कॉन्टैक्ट नहीं उठा रहा, कॉन्टैक्ट मैंने उठाया था ऊपर से, अबाउट लेआउट कॉन्टैक्ट, तो हम इंपोर्ट कर लेंगे कॉन्टैक्ट फ्रॉम, देखिए अभी तक कोई ज्यादा कोई मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल टॉपिक था अभी तक, सब बहुत स्मूथली जा रहा है, बहुत सिंपल सिंपल है। तो कॉन्टैक्ट, और इसमें समझने वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई बिल्कुल ही कोई समझ में ही ना आए। क्लासेस वाला सही था, मुश्किल टॉपिक था, लेकिन वो आप लोगों ने ऐसे गटक गए जैसे कोई मिल्कशेक पी गए, क्योंकि वो मुश्किल होता है, अच्छे खासे स्टूडेंट्स को इश्यूज होते हैं क्लासेस समझने में। ये अभी आपको पता लगेगा जब आप क्लास में कुछ मैं बोलूंगा बनाओ कितना है। तो अभी कौन सा है होम, अभी हम यहाँ पे इसको कॉल करेंगे अबाउट, हाँ उस पर अभी आ रहे हैं, बस हम चेक कर रहे हैं कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। तो हम देख रहे हैं कि ये बूट वाला जो कंपोनेंट है, हाँ लिंक चेंज कर रहा ना मैं ऊपर के, देखो ये जब मैं लिंक चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये दोनों की चीजें कहाँ से आ रही हैं, layout.js, और layout.js में जो आउटलेट था उसकी जगह पे सिर्फ कंपोनेंट बदल रहा है, ऊपर और नीचे वाले कंपोनेंट सेम रह रहे हैं। तो अशोक भाई की ख्वाहिश पूरी करते हैं, पहले इसको हम बोलते हैं नेव बार में हम चलते हैं, नेव बार में जो ए है हमारा अबाउट में हम जाना चाह रहे हैं स्लैश अबाउट पे, लेकिन इसको जरा हम रिएक्टिव वे में काम करते हैं। तो रिएक्टिव वे क्या है कि आप इंपोर्ट करें लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर, ये क्या मसला है इसको, आ गया। अब देखो पहला ये ए है हमारा अबाउट वाला, पहला ये है वो हमारा रूट वाला, ठीक है, होम पेज। इसको मैंने बदल दिया किससे, लिंक। बाकी क्लासेस में नहीं हटाऊंगा, जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगी हुई है ना वो लगी रहे, मैं नहीं हटा रहा। और इसका एंडिंग भी क्या होगी, लिंक, और href की जगह क्या आता है टू, और मैं चाहता हूं ये कहाँ जाए, रूट पे। इसी तरीके से इसको भी अब ये थोड़ा ज्यादा जल्दी होगा क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे है और href हमारे पास 2 आएगा और अबाउट लगा हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास जो न्यूज है इसको भी मैंने बदल दिया लिंक। जब मैं बताता चलूँ तो लिंक और एंकर टैग में कोई फर्क नहीं है, लेकिन लिंक खसूसन रिएक्ट का दिया हुआ कंपोनेंट है तो इसको ज्यादा यूज करना चाहिए। तो कॉन्टैक्ट, इसको मैंने कॉन्टैक्ट बना दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास काम हो गया। तो हम अबाउट पे क्लिक करेंगे तो पूरी वेबसाइट लोड नहीं हो रही, सिर्फ कौन सा सेक्शन लोड हो रहा है, ये वाला। अगर हम इसको फिर भी थोड़ा सा हम वॉच आउट करें तो अगर हम इस डिव में जाएंगे
तो अभी हम देखें तो अबाउट, तो कौन सा वाला सिर्फ कंपोनेंट चेंज हो रहा है, जहां पे हमने आउटलेट लिखा था, सही है, पूरी वेबसाइट लोड नहीं हो रही, सिर्फ वो जो एक पर्टिकुलर सेक्शन है हमारा वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये तो एक तरह से आपका अब कंप्लीट जो क्या कहते हैं रिएक्ट राउटर और आपका नेस्टेड कंपोनेंट्स ये सारा काम हो गया है। इवन उसको क्या मिला के बूटस्ट्रैप सब कुछ कंबाइंड है, क्या कुछ अभी आते हैं ना, पढ़ रहे हैं, स्लो बढ़ रहे हैं। अभी एक और इसमें चीज रहती है जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट राउट है, तो किसी को याद है एक बहुत इंपॉर्टेंट राउट है, ये वाला, ये किसी को याद है? तो अब हम पेजेस पे जाएंगे, पेजेस पे हम इसको देंगे 404.js, बल्कि इसको रिस्क नहीं करते, इसको नॉट फाउंड .js कहते हैं और इसको RAFC देते हैं। और RAFC में हम div को क्लास नेम कह देंगे, हम इसको कहते हैं display1 और हम इसको कह देते हैं पेज नॉट फाउंड। अच्छा, अगेन आप इसमें एक काम कर सकते हैं, पहले उनको देख लेते हैं काम करता है या नहीं। अब एलिमेंट, अब इसको नॉट फाउंड का मुझे मिल गया है, मुझे खुद मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है, ये राउट बन चुका है। कहाँ पे? हाँ, वो इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये पेरेंट है, वो यहाँ पे बंद हो रहा है, वो सेल्फ क्लोजिंग है, बाकी सेल्फ क्लोजिंग है, ये सब क्लोजिंग है। ये वही वैल्यू है कि मैंने इसको सेल्फ क्लोजिंग कर रहा है। अगर आप इसको ऐसे भी करो ना तो एरर नहीं आएगा आपके पास, ये बात, ये आप इसको ऐसे करें और इसको आप राउट कह लें तो भी एरर हट जाएगा। अब दोनों मेथड अप्लाई कर लें, दोनों में से आपका काम हो जाएगा, जो आपको इजी लग रहा है वो कर लें, ठीक है। अब अगर मैंने ये हटा दिया तो अब मुझे यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग देना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा मैं कुछ भी लिखूँ इधर तो मेरे पास क्या आएगा, पेज नॉट फाउंड। तो एक तरह से आपकी वेबसाइट जो है अब शेप लेने लग गई है। और थोड़ा हाँ, नेक्स्ट वीक से नोट जाएगा। अब ठीक है, एक और इसमें एक और काम होता है, इसमें एक और काम होता है, मैं आपको बताता चलूँ। अब यहाँ अबाउट में फर्ज करो कि मुझे ये होता है, एक बात क्या ये भाई, अब इस पे मैं इसको चाह रहा हूँ कि अगर वो यूजर जो है इन पेजेस में से कुछ और पेजेस को मंगवाने की कोशिश करे जो है ही नहीं हमारे पास, तो ये स्टार वो कर लेता है और उसकी जगह पे कौन सा कंपोनेंट फेंक देता है, नॉट फाउंड वाला, जो कि यहाँ पे आपको अगर आप इस पे कुछ भी करेंगे तो पेज नॉट फाउंड आ जाता है, ठीक है। इधर वो अबाउट लिखे उसमें पेज ही मतलब क्लिक करें क्या मतलब, यहाँ पे स्लैश अबाउट लिखे तो पेज, हाँ, वो आपके प्रोटेक्टेड राउट्स आ जाते हैं। प्रोटेक्टेड राउट्स का अलग पूरा सिस्टम है सर, आप इसको गूगल पे सर्च करिएगा प्रोटेक्टेड, हाँ आप लिखो तो ना, वो ऐसे ही होता है प्रोटेक्टेड राउट्स, आप राउट में ये लगा देते हो। तो ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन का पार्ट है। ऑथेंटिकेशन में आप उसका लॉगिन डिटेल्स चेक कर लो या ये चेक कर लो कि मेरे बटन के थ्रू जाना चाह रहा है या खुद उठा रहा है, ये आपके ऊपर क्या ये नोटिस हुआ है 70% पाकिस्तानी के लिए 1 रुपए भी नहीं देंगे। तो यहाँ पे ना वो आपको प्रोटेक्टेड राउट्स बनाना सिखाएंगे। यहाँ पे बेसिकली उन्होंने कॉन्टेक्स्ट एपीआई इस्तेमाल की है नोट के लिए, और अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे आपको प्रोटेक्टेड राउट्स आ रहे होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका प्रोटेक्टेड राउट्स कहाँ पर है।
ये वाला जो कोड है ना, उसमें यूज लोकेशन यूज किया है और भी यूज किया है, ठीक है। मैंने बहुत सिंपल सिस्टम यूज किया है। देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है कि अपने ऑथ उसके प्रोवाइडर के थ्रू, यानी कि वो जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है उसमें ना इसने कुछ समझ लो वो डेटा सेव करा दिया। वैसे ये अलग तरीके से हुआ है, ये प्रॉपर ऑथेंटिकेशन सिस्टम है। ये पहले चेक करेगा कि कोई ऑथेंटिकेशन डिटेल्स आई हैं या नहीं है ये एपीआई से। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। इन्होंने बस सवाल हमसे ये पूछा है कि मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसे अबाउट लिखे, जैसे मैं ये लिखता हूँ तो ये अबाउट ना खुले, मैं अगर यहाँ से जस्ट अबाउट क्लिक करूँ ना तो ये अबाउट खुले, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड राउट। प्रोटेक्टेड राउट में क्या होता है कि आप अपने पास एक सीक्रेट की रख लेते हो, ठीक है। अब जब क्या करते हो कि आप जब भी इस कंपोनेंट को कॉल कराओगे ना तो आप इसको प्रॉप में वो की पास कर दोगे। बात समझ आ रही है? अब जैसे कि यहाँ पे आप इसको लिंक के थ्रू कॉल कर रहे हो ना, नेव बार में जब आप उसको लिंक के थ्रू कॉल कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आप अगर उसको की पास करोगे ना तो आपसे की एक्सेप्ट करता है और ये की आपको प्रॉप्स मिल जाती है कहाँ पे, आपके कंपोनेंट में। तो आप टर्नरी ऑपरेटर लगा दो। अब चेक करो कि क्या मेरे पास प्रॉप में की आई है। अगर प्रॉप में मेरे पास की आई है तो उसको पेज दिखा दो, वरना उसको राउट कर दो दोबारा हमारे होम पेज पर। समझ रहे हैं? टर्नरी ऑपरेटर में बहुत सिंपल सा ये काम हो जाता है और बहुत ईजी है इसको करना, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। इसको कंटिन्यू करें, क्या करें? बहुत सही है। चलिए इसको पहले क्लास को कंप्लीट करते हैं।